हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ श्याम सुंदर में। आज हम एक बहुत ही शानदार और उपयोगी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, प्रमस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रल पाल्सी, जिसको सीपी के नाम से भी जाना जाता है। सीपी क्या होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है, साथ ही साथ इन बच्चों के लिए शैक्षिक और चिकित्सीय आधार पर किस प्रकार से हम प्रबंधन कर सकते हैं, इन सब के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए सर्वप्रथम सेरेब्रल पाल्सी या प्रमस्तिष्क पक्षाघात को समझने का प्रयास करेंगे। सेरेब्रल पाल्सी एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो मस्तिष्क के उस हिस्से को प्रभावित करता है जो मांसपेशियों की गतिविधियों और शरीर की मुद्रा को नियंत्रित करता है। इसमें जो आघात होता है वो एक बार होता है, लेकिन जो दिव्यांगता है वो उम्र के साथ बढ़ती जाती है। यह जन्म से पहले, जन्म के समय या जन्म के बाद भी हो सकता है। आगे हम इसको एक परिभाषा के द्वारा और समझने का प्रयास करेंगे जो कि बेट्सो एवं पेरेट के अनुसार है। प्रमस्तिष्क पक्षाघात एक जटिल अप्रगतिशील अवस्था है जो जीवन के प्रथम 3 वर्षों में हुई मस्तिष्कीय क्षति के कारण होती है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में सामंजस्य न होने के कारण तथा कमजोरी से अपंगता हो जाती है। क्योंकि जो ब्रेन में दिक्कत होती है या ब्रेन में जो क्षति होती है, जिसके कारण उसके जो संबंधित अंग है उनमें लकवा जैसी स्थिति या अपंगता हो जाती है। आगे हम इसको कुछ लक्षणों के आधार पर और समझने का प्रयास करेंगे जो कि इस प्रकार से हैं। जैसे बच्चे के जोड़ों या मांसपेशियों का व्यवहार सामान्य से अटकर होना, यानी सामान्य बच्चों की अपेक्षा अलग होता है। व्यवहार में भिन्नताएं होती है, जैसे चिड़चिड़ापन, शून्यता दिखाना। सामान्य बच्चों की तुलना में इनका जो विकास होता है वो उसमें भी धीमापन होता है, जैसे गर्दन संभालना या बैठना उठना। इसमें मुंह से लार टपकती रहती है। बालक का चलते समय गिरना या संतुलन का अभाव पाया जाता है या संतुलन में कमी पाई जाती है। एकाग्रता में कमी होती है। बच्चा अपने दोनों हाथों का प्रयोग एक साथ नहीं कर पाता है, या हम बच्चे को जब गोद में लेते हैं या नहलाते हैं या कपड़े पहनाते हैं तो इन बच्चों का जो शरीर है वो अकड़ा हुआ सा होता है। साथ ही जन्म के समय जो बच्चे होते हैं ये सीपी, उनमें शिथिलता या निर्जीवपन होता है। एडीएल में कमी होती है, यानी दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप है जिनको एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग कहते हैं, उसमें भी कमी दिखाई देती है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन, यानी हाथों में और आंखों का जो समन्वय है उसका भी अभाव या कमी पाई जाती है जो ये बच्चे होते हैं इनमें। इसके अलावा कुछ एसोसिएटेड डिसेबिलिटी भी होती है, जैसे जिनको संबंधित दिव्यांगता कहते हैं, जैसे सीपी के साथ मानसिक विमंदित या बौद्धिक अक्षमता होना, दृष्टि बाधिता होना या बेंगापन जिनको बोलते हैं वो होना, या श्रवण बाधिता होना। तो ये सारी दिक्कतें भी इन बच्चों में हो सकती है। इसके साथ मिर्गी आना, लार टपकना, तो ये लक्षण भी इन बच्चों में पाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो सीपी या जो सेरेब्रल पाल्सी है उसका वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। तो वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है: तीव्रता के आधार पर, प्रभावित अंगों के आधार पर और चिकित्सीय आधार पर। तीव्रता के आधार पर हम सर्वप्रथम देखेंगे जिसमें माइल्ड सीपी या अति अल्प जो प्रमस्तिष्क पक्षाघात होता है, इसमें गामक विकास प्रभावित तो होता है और साथ ही जो दिव्यांगता तो होती है लेकिन कम होती है, यानी चलना दौड़ना कूदना इनमें थोड़ी बहुत इन बच्चों को दिक्कत देखने को मिलती है। दूसरा होता है मॉडरेट सीपी। जो मॉडरेट सीपी होती है इसमें गामक तथा शरीर संबंधी जो दिव्यांगता है वो उसका प्रभाव अधिक होता है, लेकिन बच्चा सहायक उपकरणों के माध्यम से काफी हद तक स्वतंत्र हो जाता है। और जो तीसरा इसका प्रकार होता है वो होता है सीवियर सीपी, जो तीव्र होता है। इसके अंदर जो गामा का विकास होता है वो भी ज्यादा प्रभावित होता है और दिव्यांगता भी इसमें ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बच्चे को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। आगे हम देखेंगे प्रभावित अंगों के आधार पर। तो प्रभावित अंगों के आधार पर हम बात करें तो इसमें भी इनको 5 प्रकार से देखा गया है। पहला है मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया, इसके अंदर एक हाथ और एक पैर प्रभावित होता है। दूसरा होता है हेमीप्लेजिया, इसमें एक साइड में हाथ पैर प्रभावित हो सकता है। तीसरा होता है पेराप्लेजिया। पेराप्लेजिया में दोनों पैर प्रभावित होते हैं, यानी दोनों पैरों में दिक्कत हो सकती है। और चौथा है डायप्लेजिया। डायप्लेजिया में दोनों पैर और कभी कभी हाथों में भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं। और पांचवा होता है क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया की अगर हम बात करें तो इसमें दोनों हाथ, दोनों पैर या पूरा शरीर भी इसमें प्रभावित हो सकता है। अब हम आगे देखेंगे चिकित्सीय आधार पर या चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर, जो कि इन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसमें पहला है स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी, इसमें मस्तिष्क का मोटर जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो प्रभावित होता है। जो अपना ब्रेन होता है उसका मोटर
जो कॉन्टेक्स्ट है वो प्रभावित होता है, जिसके कारण इस प्रकार के जो बच्चे हैं उनमें मांसपेशियों में तनाव तथा अकड़न देखने को मिलती है। गामा का जो विकास है उसमें दिक्कत होती है, यानी जो गामक कुशलता होती है उसमें कठिनाई या धीमापन पाया जाता है। और मांसपेशियों का जो टोन है जो बढ़ जाता है, जिसको हाइपरटोनिक कहते हैं। जो मांसपेशीय टोन है उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हमारी मांसपेशियां बिना किसी प्रयास के भी हल्का तनाव बनाए रखती है तो उसको मांसपेशीय टोन कहा जाता है, तो उनमें बढ़ जाता है, अकड़ी हुई रहती है। इसके साथ ही मांसपेशियों में जो अकड़न है, सिकुड़न है वो होती जाती है। और इसके साथ ही जो अंग प्रभावित होता है वो विपरीत दिशा में मूवमेंट करता है, गति करता है। साथ ही शरीर की जो स्थिति है वो असामान्य होती है, यानी झुका हुआ होता है, या उसकी जो चाल होती है यानी चलते हैं तो वो भी प्रभावित होती है, असामान्य सी चाल होती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं वो स्पास्टिसिटी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो इसका प्रकार है वो हम देखेंगे अटेक्सिया। जो अटेक्सिया वाला जो प्रकार है उसमें सेरेबेलम है वो पार्ट प्रभावित होता है, ब्रेन का जो सेरेबेलम है वो प्रभावित होता है, जो अटेक्सिया के अंतर्गत आता है। इसमें मांसपेशियों का जो टोन होता है वो कम हो जाता है, यानी स्पास्टिसिटी में तो जो टोन है वो बढ़ता है और इसमें कम हो जाता है। और जो गामक विकास होता है उसमें पिछड़ापन तो इसमें भी पाया जाता है, जिसके कारण बच्चे का जो संतुलन है वो असंतुलित रहता है। ऐसे बच्चे बैठने या खड़े होने पर गिर जाते हैं क्योंकि उनमें संतुलन का बहुत ज्यादा अभाव होता है। अटेक्सिया में बच्चे का संतुलन खड़े होने पर इस प्रकार का होता है कि जैसे एक शराबी होता है और शराब पीने के बाद वो किस प्रकार से लड़खड़ाता रहता है, लड़खड़ाई हुई चाल होती है, उसी प्रकार की चाल इन बच्चों की होती है जो अटेक्सिया के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो इसका प्रकार होता है वो होता है अथेटोसिस। अथेटोसिस जिसमें मस्तिष्क का बेसल गैंग्लिया भाग है होता है वो प्रभावित होता है। यह मस्तिष्क का एक गहरा और महत्वपूर्ण भाग होता है जो मांसपेशियों की जो गति होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है, तो वो भाग इसमें प्रभावित होता है, जिसके कारण मांसपेशियां तनाव गति के साथ बदलती रहती है। यानी अथेटोसिस का जो अर्थ होता है वही होता है अनियंत्रित गति, यानी इसमें अनियंत्रित गति होती रहती है। जैसे जब बच्चा अपनी इच्छा से कोई अंग संचालन करना चाहता है तो उसका शरीर अनियंत्रित गति करता रहता है, जिसमें मांसपेशियां तनाव लगातार बदलता रहता है। इसमें प्रभावित बच्चे नन्हे बच्चों की तरह लचीले दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? एकदम लचीले लचीले ये बच्चे दिखते हैं। इसमें अनियंत्रित गति होती रहती है, जैसे बार बार आंखों की पलकों का झपकना, तो इसमें इसका कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो बच्चा इन चीजों पर नियंत्रित नहीं कर पाता है। चौथा इसका जो प्रकार देखेंगे वो है मिक्स्ड सीपी। मिक्स्ड सीपी की अगर हम बात करें तो जो स्पास्टिसिटी जो हमने पहला प्रकार पढ़ा था और तीसरा जो अथेटोसिस, इन दोनों के जो लक्षण होते हैं वो मिक्स्ड सीपी के अंदर दिखते हैं, तो वो मिक्स्ड सीपी कहलाता है। यानी जो मांसपेशीय टोन जैसे बढ़ जाना, और साथ ही साथ जो अपन ने पूरा स्पास्टिसिटी के जो लक्षण बताए हैं, गेट प्रभावित होना या असामान्य शरीर की स्थिति होना, साथ ही जैसे अथेटोसिस के जो लक्षण अपन ने अभी बताए हैं वो लक्षण, ये सब दोनों अगर मिल जाते हैं तो वो मिश्रित सीपी या मिक्स्ड सीपी के अंतर्गत आते हैं। अब तीनों प्रकार से इसका वर्गीकरण हमने देख लिया, उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर ऐसे बच्चे क्यों होते हैं, यानी सीपी बच्चों के होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। हालांकि कारणों की अगर हम बात करें तो हमारे पिछले वीडियो जैसे दिव्यांगता वाला वीडियो या बौद्धिक अक्षमता वाले वीडियो, इनमें इसका काफी अच्छे से जिक्र किया है, क्योंकि कारण जो होते हैं लगभग सेम से ही होते हैं। जैसे पहला इसमें अगर हम कारणों की बात करें तो आनुवंशिक कारण होता है कि यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ये जाता रहता है। दूसरा जो कारण होता है वो अर्जित कारण होता है। तो अर्जित कारणों में जैसे जन्म से पूर्व, जन्म के समय या प्रसव के समय या जन्म के बाद है। तो इसमें हम पहला देखेंगे जन्म से पूर्व है। तो जन्म के पूर्व में गर्भ धारण के समय माँ का 18 वर्ष से कम या 35 वर्ष से अधिक होना। दूसरा है नजदीकी रिश्ते में शादी होना। तीसरा है कुपोषण, यानी कि माता को गर्भावस्था के दौरान सही प्रकार से पोषण का नहीं मिलना, या माता को कोई गंभीर बीमारी होना जैसे रूबेला हो जाना, जिससे बेरापन वगैरह, थायराइड, ऐसी समस्या भी हो सकती है। माता को अधिक
तनाव रहना या माता द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन करना। RH फैक्टर जो कि हमने पिछले वीडियोज में बताया था कि माता अगर RH नेगेटिव है और गर्भस्थ जो शिशु है RH पॉजिटिव है, तो इस अंतर के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो शिशु है उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और उसको सही रक्त नहीं मिलेगा, जिससे उस बच्चे का विकास रुक जाता है। साथ ही टीकाकरण, संक्रमण, जो दवाइयां हैं इंजेक्शन, इनकी वजह से हो जाता है। चिकित्सक की सलाह के बिना दवाओं का सेवन करना या अत्यधिक एक्सरे करवाना, तो ये सारे कारण इसमें आते हैं। गर्भ निरोधक या गर्भ नष्ट करने से संबंधित दवाइयों का सेवन करना। उसी प्रकार से जन्म के समय भी ऐसे कई कारण होते हैं, जैसे सर पर चोट लग जाना, पीलिया हो जाना, संक्रमण, ऑक्सीजन की कमी, जन्म के समय बच्चे का नहीं रोना या अपरिपक्व यानी जिसको प्रीमेच्योर डिलीवरी कहते हैं वो हो जाना, या अप्रशिक्षित दाई या नर्स से प्रसव, यानी घर पे कई बार ऐसा प्रसव हो जाता है तो उस वजह से नाभि नाल का गले में लिपटा होना या गांठ युक्त होना, जन्म के समय भार में कमी होना, प्रसव के दौरान माँ को दौरे पड़ना या रक्तचाप कम या ज्यादा हो जाना, तो ये भी एक ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से ये दिव्यांगता आ सकती है। उसके बाद है जन्म के बाद, तो जन्म के बाद भी ऐसे कई कारण हो सकते हैं, जैसे चोट या दुर्घटना या मस्तिष्क का ज्वर यानी जो ब्रेन का बुखार होता है, कुपोषण यानी जन्म के 3 वर्ष तक अगर कुपोषण की स्थिति है तो भी ये दिक्कत आ सकती है। संक्रमण, बच्चे को बार बार बेहोशी के दौरे पड़ना, समय पर टीकाकरण नहीं होना, बच्चे को मिर्गी के दौरे आना, या हमने कुछ अन्य कारण भी बताए थे जैसे शीशा, पारा, इनके संपर्क में माँ का आ जाना या बच्चे का आ जाना, तो उसके कारण भी ये दिव्यांगता आ सकती है। आगे हम देखेंगे कि जो सेरेब्रल पाल्सी है उसका हम किस प्रकार से प्रबंधन कर सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों का प्रबंधन करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो किस प्रकार से हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं, तो प्रबंधन के लिए बात करें तो सर्वप्रथम चिकित्सीय इतिहास और शारीरिक परीक्षण किया जाता है, यानी कि जो केस हिस्ट्री होती है वो ली जाती है और शारीरिक जो परीक्षण है वो लिया जाता है विशेषज्ञों के द्वारा। मस्तिष्क की MRI या CT स्कैन करवाई जाती है, जिससे उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, या विकास के जो पड़ाव है यानी जिसको माइलस्टोन बोलते हैं उनका भी इसमें मूल्यांकन किया जाता है। इसी के साथ जो सेरेब्रल पाल्सी हैं वो मान लीजिए बच्चे हो चुके हैं तो उनके लिए फिजियोथेरेपी जो एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इन बच्चों की जो मांसपेशियां वो मजबूत होती है, यानी कि फिजियोथेरेपी का जो फायदा होता है वो ये होता है कि जो दिव्यांगता है उसको बढ़ने से रोकता है या कम करता है, यानी कई बार बढ़ने से रोकता है तो कई बार उस दिव्यांगता को कम करता है। तो फिजियोथेरेपी इन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। उसी प्रकार से स्पीच थेरेपी, जो बच्चे होते हैं CP उनमें बोलने संबंधी दिक्कत भी पाई जाती है, तो स्पीच थेरेपी के माध्यम से भी इन बच्चों को जो सिखाया जाता है और इनका जो वाक भाषा है वो डेवलप की जाती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप है उनके लिए ऑक्यूपेशनल, जिसको व्यवसायिक चिकित्सा कहते हैं, वो दी जाती है ताकि इन बच्चों को अच्छे से दैनिक जीवन के क्रियाकलाप सिखाए जा सके। कुछ दवाइयों की आवश्यकता होती है बच्चों में, जैसे कोई भी फिट्स वगैरह आते हैं तो या मांसपेशियों में जकड़न है तो उसके लिए दवाइयां भी इन बच्चों को दी जाती है। अगर सर्जरी की आवश्यकता है तो गंभीर मामलों में उन बच्चों की सर्जरी भी की जाती है। साथ ही अगर बच्चों में कुछ समस्या व्यवहार जैसे चिड़चिड़ापन ऐसे हैं तो समस्या व्यवहार का व्यवहार परिमार्जन भी किया जाता है। और अगर ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई सहायक उपकरणों की आवश्यकता है जैसे व्हीलचेयर, वॉकर, तो उनको उनसे संबंधित जो सहायक उपकरण है वो दिए जाते हैं ताकि इन बच्चों को थोड़ा आसानी रहती है। अब हम आगे बात करेंगे कि शैक्षणिक प्रबंधन, इन बच्चों के लिए शिक्षा के लिए किस प्रकार से प्रबंधन किया जा सकता है। तो शैक्षणिक प्रबंधन की अगर हम बात करें तो कक्ष में प्रबंधन किया जाता है सर्वप्रथम कि जो कक्षा का वातावरण है उसको इस प्रकार से बनाया जाता है बाधा रहित, ताकि उन बच्चों को किसी प्रकार की बाधा ना हो। कक्ष में प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इनको कभी कभी आंखों की दिक्कत भी होती है, तो उचित व्यवस्था होनी चाहिए प्रकाश की। इसके साथ ही जो दरवाजे हैं वो बड़े होने चाहिए जिससे कुर्सी सहित जो बालक है उसको लाया जा सके, क्योंकि इन बच्चों के लिए CP चेयर होती है जिससे इन बच्चों को आसानी रहती है, तो कुर्सी सहित ले जाने के लिए दरवाजे बड़े होने चाहिए। साथ ही बालक को बैठने की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित होनी चाहिए, उसकी जो कुर्सी है वो एक निश्चित स्थान पर होनी चाहिए ताकि उसको परेशानी ना हो। साथ ही साथ बालक का जो स्पेशल आइडेंटिफिकेशन है वो किया जाना चाहिए कि किस प्रत्येक एरिया का, कि उस बच्चे का जो असेसमेंट से क्या स्थिति है, और साथ ही साथ उस बच्चे को आगे की पंक्ति में बैठाना चाहिए।
अगर उस बच्चे की ग्रिपिंग कमजोर है तो स्पेशलिस्ट यानी फिजियोथेरेपिस्ट का सहारा लिया जाता है, जो कि अपन ने पूर्व में बता दिया है। साथ ही शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए एक विशेष शिक्षक से इसकी सलाह लेनी चाहिए। अगर सामान्य शिक्षक है तो उसको प्रशिक्षण दिलवाना चाहिए, जिससे इन बच्चों को वो आसानी से पढ़ा सके। शिक्षक का जो व्यवहार होना चाहिए वो बच्चे के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, ताकि इन बच्चों को आसानी से सिखाया जा सके। शिक्षक को भी इस बात का धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों को सीखने में सामान्य बच्चों की अपेक्षा देरी लगती है, तो शिक्षक भी धैर्यवान होना चाहिए। और जो कक्षा का वातावरण है वो इस प्रकार का बनाना चाहिए कि जो इस बच्चे के साथी है वो भी इन बच्चों का सहयोग करे, तो ये बच्चे आसानी से पढ़ सके। और इन बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए जो विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। टीएलएम का पर्याप्त प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको इतनी रुचिकर बनाना चाहिए ताकि ये बच्चे भी रुचि के साथ सहयोग कर सके या शामिल हो सके। साथ ही जो डेली लिविंग एक्टिविटीज है इसके लिए समय सारणी का निर्धारण करनी चाहिए। भोजन करते समय अगर बालक जो है उसकी पकड़ कमजोर है तो खाना खाते समय उसकी हेल्प करनी चाहिए, या उसको चम्मच में अडेप्टेशन करना चाहिए, अनुकूलन करना चाहिए। तो इस प्रकार से इन बच्चों की विभिन्न प्रकार की समय समय पर अपन को प्रॉम्प्ट देना भी जरूरी होता है। और जो जो ये टारगेट सीखते जाते हैं तो वो जो सहायता है उनको कम करते रहते हैं, ताकि ये बच्चे आत्मनिर्भर हो सके। तो मेरे ख्याल से सीपी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। आप इस जानकारी को लेकर के इन बच्चों का सहयोग करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में भी सहयोग करें, ताकि ये बच्चे आगे बढ़ सके, इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आज हमारे द्वारा सेरेब्रल पाल्सी या प्रमस्तिष्क पक्षाघात की जो विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दी गई है वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।